हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था प्राइमरी सोर्सेज ऑफ हिंदू और उसमें श्रुति, स्मृति, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे कस्टम और यूजेज एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। कस्टम और यूजेज, रूढ़ी या प्रथाएं। दोस्तों, ये जो सोर्स है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय कस्टम और यूजेज? रूढ़ी या प्रथा किसे कहते हैं? इसको डिफाइन किया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 3 में कि भाई रूढ़ी या प्रथा की क्या परिभाषा होगी। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, द एक्सप्रेशन कस्टम और यूजेज सिग्निफाई एनी rules which having been continuously or uniformly observed for long time has obtained the force of law among Hindus in any local area, tribe, community or group or family, provided that the rule is certain or not unreasonable or opposed to the public policy. Provided, परंतु यदि कोई कस्टम फैमिली कस्टम है तो उसके लिए भी यह जरूरी है कि ऐसी फैमिली कस्टम डिसकंटिन्यू नहीं होनी चाहिए। तो रूढ़ी या प्रथा का यदि हम हिंदी में मीनिंग देखें, हिंदी में डेफिनेशन देखें, तो रूढ़ी या प्रथा ऐसे किसी भी नियम का संज्ञान कराते हैं जिसने दीर्घ काल से, एक लंबे समय से निरंतर और एक रूपता से पालन किए जाने के कारण किसी जनजाति में, किसी कुटुंब में, किसी समुदाय में, किसी समूह में विधि का बल प्राप्त कर लिया है। देखिए, कस्टम को कस्टमरी लॉ बनने के लिए जब तक उसमें फोर्स ऑफ लॉ नहीं आएगा, कस्टम कोई भी रूढ़ी या प्रथा रूढ़िगत विधि का रूप धारण कब करती है? देखिए, डेफिनेशन में ही एसेंशियल एलिमेंट भी बताए हुए हैं। किसी भी एसेंशियल एलिमेंट किसी भी डेफिनेशन की जान होते हैं। जब तक आप एसेंशियल एलिमेंट से उसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे तब तक आपका आंसर कंप्लीट नहीं होता। तो इस डेफिनेशंस में यदि हम देखें कि भाई कस्टम और यूजेज के क्या एसेंशियल एलिमेंट होंगे, तो ऐसा कोई भी नियम जो निरंतर दीर्घ काल से, एक लंबे समय से अपने एक रूपता से पालन किए जाने के कारण हिंदुओं के किसी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, समुदाय या कुटुंब में विधि का बल प्राप्त कर लिया है, परंतु ऐसा नियम निश्चित होना चाहिए, नॉट अनरीजनेबल, युक्ति संगत होना चाहिए, अयुक्ति संगत नहीं होना चाहिए, और नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, यानी कि नैतिकता के विरुद्ध उसे नहीं होना चाहिए, लोक नीति के विरुद्ध उसे नहीं होना चाहिए। तो अब इसकी हम यदि इसके एसेंशियल एलिमेंट देखें कि भाई किसी कस्टम में एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कस्टम, तो फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कस्टम इज कस्टम मस्ट बी एंशिएंट, प्राचीनता। सेकंड एलिमेंट कंटिन्यूटी, निरंतरता। थर्ड एलिमेंट
यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता। फोर्थ एलिमेंट रीजनेबलनेस, युक्ति संगतता। एंड मॉरलिटी, नैतिकता, मतलब नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति के विरुद्ध ऐसे नियमों को, ऐसी कस्टम्स को नहीं होना चाहिए। तो देखिए असेंशियल एलिमेंट ऑफ द कस्टम, फर्स्ट एंशिएंट, कस्टम शुड बी एंशिएंट, उसे प्राचीन होना चाहिए। कंटिन्यूटी, निरंतरता, लगातार उसका ऐसे नियमों का पालन किया जाना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता से उनका पालन, यानी कि सभी लोग समान रूप से उसका पालन करते हों। रीजनेबलनेस, मतलब ऐसे नियम अनरीजनेबल ना हो, युक्ति संगत होने चाहिए। और नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ऐसे नियम, ऐसी रूढ़ी, ऐसी प्रथाएं मॉरल होनी चाहिए, नैतिक होने चाहिए। तो दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कस्टम। अब हम वन बाय वन इनको देखेंगे कि भाई देखिए सबसे फर्स्ट जो एसेंशियल एलिमेंट है कस्टम का, कि कोई भी कस्टम यदि कस्टमरी लॉ बनता है तो उसका सबसे फर्स्ट एलिमेंट ये है कि उसे प्राचीन होना चाहिए। कस्टम मस्ट बी एंशिएंट, लेकिन कितनी प्राचीन होनी चाहिए भाई? 10 साल, 20 साल, 50 ईयर, 20 ईयर, 100 ईयर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ईयर वाइज हम उसे ये कहें कि कोई भी कस्टम या कोई भी रूल 40 ईयर ओल्ड होना चाहिए, 50 ईयर ओल्ड कस्टम होनी चाहिए, तभी उसमें फोर्स ऑफ लॉ आ पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसका केवल एक तरीका है कि कस्टम मस्ट बी बियॉन्ड द मेमोरी ऑफ द लिविंग पर्सन, यानी कि ऐसा जो नियम है, ऐसी जो रूढ़ी है, ये किसी जीवित व्यक्ति की याददाश्त से परे होना चाहिए, मतलब इमेमोरियल होना चाहिए। बियॉन्ड द मेमोरी ऑफ द लिविंग पर्सन, किसी जीवित व्यक्ति की याददाश्त से परे। जीवित व्यक्ति की याददाश्त से परे में इससे रिलेटेड जैसे एंशिएंट, तो कोई केस हम यदि देखें तो एक केस है देवयानी वर्सेज चिदम्बरम। चेन्नई हाईकोर्ट का ये केस है। दरअसल इस केस में क्या हुआ था, ब्रीफली मैं ऐसे आपको बता रहा हूं। तमिलनाडु में कुछ लोगों ने मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन था उसे एंटी पुरोहित ऑर्गेनाइजेशन बोला गया। एंटी पुरोहित ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई पुरोहित विरोधी संस्था का गठन किया कुछ लोगों ने मिलकर के, कि भाई इस तरीके की संस्था का गठन क्यों किया गया कि भाई हम ये जो जितने भी मैरिजेज के रीति रिवाज हैं या हिंदुओं के जितने भी अनुष्ठान हैं उनसे हम ज्यादा परेशान हो गए। पुरोहित लोग बहुत ज्यादा अनुष्ठान बताते हैं, या कभी कभी एक ही समय पर इतनी मैरिजेज हो जाती हैं कि मैनेजमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने इस तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसमें ये रूल वगैरह बनाए गए कि हम किसी भी शुभ कार्य के लिए किसी पुरोहित या पंडित जी के पास नहीं जाएंगे, अपनी सुविधा के अनुसार जैसा हमें ठीक लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम मैरिज वगैरह जो भी हमारे शुभ कार्य हैं उन्हें हम संपन्न करेंगे।
इस तरीके का उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया 1925 में। 1925 में इस तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो एंटी पुरोहित ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी जो मेंबर्स थे उन्होंने कुछ अपने ही कस्टम, अपने ही रूल डेवलप कर लिए। तो मैरिज के लिए उन्होंने जो नई कस्टम डेवलप की, वो कस्टम डेवलप की इन्होंने रिंग सेरेमनी। कि भाई हिंदू मैरिज रिंग सेरेमनी के थ्रू परफॉर्म हो जाएगी, और धीरे धीरे एंटी पुरोहित ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स थे वो इस सेरेमनी के थ्रू मैरिज को सोलेमनाइज करने लग गए। 1925 में एंटी पुरोहित ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया था। 1954 में पहला मामला, फर्स्ट केस चेन्नई हाई कोर्ट के सामने आया। रिंग सेरेमनी के थ्रू जो मैरिजेज परफॉर्म की गई थी, जब ये मामला चेन्नई हाई कोर्ट के सामने आया तो चेन्नई हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो मैरिज ही नल एंड वॉइड है, और जब मैरिज ही नल एंड वॉइड है तो हम आपको कोई रिलीफ ही नहीं दे सकते। सेकंड केस 1966 में आया, उसमें भी चेन्नई हाई कोर्ट ने यही कहा कि भाई ये जो मैरिज है थ्रू रिंग सेरेमनी के जो परफॉर्म हुई है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं हुई है। और जब सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग ये मैरिज परफॉर्म नहीं हुई है तो ये मैरिज नल एंड वॉइड है। अब देखिए, जब कोई एक मैरिज नल एंड वॉइड होती है तो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, यानी कि मैरिज के बाद बच्चे भी हैं, राइट ऑफ इनहेरिटेंस भी है, ये सारे के सारे इफेक्टेड होंगे। हालांकि बच्चों के बारे में तो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 16 उन्हें लेजिटिमेट डिक्लेयर कर देता है, लेकिन मैरिज होने के बावजूद देखिए 1925 में ये ऑर्गेनाइजेशन आया और करीब 29 इयर्स, आफ्टर 29 इयर्स हम किसी से ये कह रहे हैं, आफ्टर 30 ईयर हम किसी से ये कह रहे हैं कि आप तो हस्बैंड वाइफ ही नहीं है, तो ये तो एक बहुत सीरियस बात हो गई कि इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद हम किसी से ये कह रहे हैं कि आप तो हस्बैंड वाइफ ही नहीं है, आपकी जो मैरिज है वो नल एंड वॉइड है। तो ऑनरेबल चेन्नई हाई कोर्ट के सामने मेन क्वेश्चन ये था कि वेदर ए ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, वेदर ए ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन वाज फ्री फॉर लेट डाउन ए न्यू सेरेमनी ऑफ हिंदू मैरिज। क्या कोई भी संगठन या कोई भी संस्था हिंदुओं का विवाह संपन्न कराने के लिए कोई नई सेरेमनी डेवलप कर सकती है क्या? मेन क्वेश्चन ये था, क्योंकि इन्होंने रिंग सेरेमनी एक तरीके से नई सेरेमनी को डेवलप किया और इसी के अकॉर्डिंग मैरिजेज की। तो चेन्नई ऑनरेबल चेन्नई हाई कोर्ट के सामने मेन क्वेश्चन ही ये राइज हुआ था कि क्या कोई संस्था हिंदू विवाह को संपन्न कराने के लिए किसी नए अनुष्ठान को विकसित कर सकती है क्या? चेन्नई हाई कोर्ट ने कहा कि नो न्यू कस्टम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ग्रुप या संस्था किसी नई कस्टम को डेवलप नहीं कर सकती, कोई नया रूल नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि ऐसा करना लॉ बनाने जैसा होगा, और लॉ बनाने का काम आज की डेट में लेजिस्लेचर करती है, विधायी पालिका करती है। इसलिए इन्होंने जो रिंग सेरेमनी के थ्रू मैरिज की है, ये रिंग सेरेमनी, क्योंकि सेक्शन 7 सेरेमनीज के बारे में बात करता है कि भाई इन सेरेमनीज के थ्रू मैरिज की जा सकती है, लेकिन इन्होंने तो एक नई सेरेमनी को डेवलप किया। तो उस सेंस में ऑनरेबल चेन्नई हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट क्रिएट ए न्यू कस्टम
और न्यू रूल फॉर द परफॉर्म ऑफ द हिंदू मैरिज। हिंदू विवाह को संपन्न करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी सेरेमनी डेवलप नहीं की जाएगी। क्यों डेवलप नहीं की जाएगी? क्योंकि दैट इज द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर। ये विधायी पालिका का कार्य है और विधायी पालिका का कार्य आम व्यक्ति या कोई संस्था नहीं कर सकती। इसलिए इन सारी मैरिजेज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। जब सारी मैरिजेज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि बिटवीन 1925 टू 1966 तो बहुत मैरिजेज हो चुकी थी, तो एक बहुत बड़ी समस्या आ गई चेन्नई गवर्नमेंट के सामने। तो फिर ऐसी स्थिति में 1970 में चेन्नई गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया और उस ऑर्डिनेंस के थ्रू इस रिंग सेरेमनी को सेक्शन 7 में उन्होंने डाला कि भाई रिंग सेरेमनी के थ्रू भी जो मैरिजेज होंगी उन मैरिजेज को भी वैलिड माना जाएगा। फिर ये जितनी भी जो मैरिजेज थी वो ये वैलिड हुई। तो मतलब कोई भी कस्टम एंशिएंट होनी चाहिए। कितनी एंशिएंट होनी चाहिए? उसका केवल एक ही पैमाना है, एक ही मापदंड है, इट मस्ट बी बियॉन्ड द मेमोरी ऑफ लिविंग पर्सन। अगर कोई जीवित व्यक्ति ये कहता है कि इस कस्टम का क्रिएशन मेरे सामने हुआ या मुझे याद है, तो ऐसी कस्टम में कस्टमरी लॉ नहीं बन पाएगी, उसमें फोर्स ऑफ लॉ नहीं आ पाएगा। तो कस्टम का जो फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट था कि कस्टम को प्राचीन होना चाहिए। सेकंड एंड थर्ड, कस्टम मस्ट बी कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्मिटी, यानी कि कस्टम में, रूढ़ी या प्रथा में निरंतरता होनी चाहिए और एक रूपता होनी चाहिए। इन दोनों एसेंशियल एलिमेंट का मतलब है कि भाई बीच में उसमें कोई गैप नहीं आना चाहिए, वो डिसकंटिन्यू नहीं होनी चाहिए। और यूनिफॉर्मली अगर वो लोकल कस्टम है तो उस एरिया में, उस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन्होंने यूनिफॉर्मली उसे फॉलो किया है और बिना किसी रुकावट के, यानी कि निरंतर रूप से उसका पालन किया है। सभी लोगों ने समान रूप से उसका पालन किया है। तो कस्टम शुड बी कंटिन्यूअसली एंड यूनिफॉर्मली। नेक्स्ट एलिमेंट की हम बात करें कि कस्टम नॉट अनरीजनेबल, मतलब कस्टम मस्ट बी रीजनेबल। जो रीजनेबलनेस, युक्ति संगतता, प्रत्येक रूढ़ी या प्रथा को युक्ति संगत होना चाहिए, उसे अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। इस सेंस में देखिए हमारी बहुत सारी ऐसी कस्टम्स हैं जो अनरीजनेबल थी और अनरीजनेबल होने की वजह से आज की डेट में ऐसी कस्टम्स को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे एक इस तरीके की कस्टम थी कि केवल लड़कियों को ही गोद लिया जाता था एडॉप्शन में, और मोर देन वन गर्ल, एक से अधिक लड़कियों को गोद में लेने की प्रथा थी। तो मिसयूज होने की वजह से इस कस्टम को अनरीजनेबल माना। या कहीं कहीं इस तरीके की कस्टम थी कि एक सर्टेन अमाउंट देकर के और बच्चों को गोद में लेने की प्रथा थी। कई जगह इस तरीके की प्रथाएं थी कि हस्बैंड जिंदा है और उसके जीते जी उसकी वाइफ हस्बैंड को छोड़ करके किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लग जाती थी। और इन नाता प्रथा है, झगड़ा प्रथा है, मुक्तिनामा है, ऐसी जाने कितनी कस्टम्स थी, पैसे देकर के डाइवोर्स ले लेते थे। इन सारी की सारी कस्टम्स को अनरीजनेबल माना और ऐसी कस्टम्स में उन कस्टम्स को कस्टमरी लॉ का इफेक्ट नहीं दिया जा सकता, उनमें फोर्स ऑफ लॉ पैदा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अनरीजनेबल है आज की डेट में, प्रेजेंट टाइम में। तो ऐसी कस्टम्स को हम किसी भी प्रकार का कोई इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। और लास्ट है हमारा नॉट अपोज टू मॉरलिटी या कस्टम नॉट अपोज टू लॉ। किसी भी रूढ़ी या प्रथा को नैतिक होना चाहिए, अनैतिक नहीं होना चाहिए, लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए
विधि के, कानून के विरुद्ध उसे नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस तरीके की जितनी भी जो कस्टम्स हैं, ऐसे ही कस्टम्स को हमने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है, चाहे वो चाइल्ड मैरिज हो, चाहे वो स्लेव सिस्टम, दास प्रथा हो, बेगारी हो, पॉलीगैमी, एक से अधिक पत्नियां, बहु विवाह, पॉलीएंड्री, एक से अधिक पत्नी, एक से अधिक पति, सती प्रथा, देवदासी, इस तरीके की जितनी भी जो कस्टम्स थी, उन सारी की सारी कस्टम्स को हमने नल एंड वॉइड कर दिया। क्यों कर दिया? कि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट थी। तो ये जो एसेंशियल एलिमेंट हैं, ये उस कस्टम्स में होंगे, तभी वो कस्टमरी लॉ बन पाएगा। और जहां तक हम ये देखें कि भाई देखिए, हिंदुस्तान में एक कहावत है कि यहाँ 7 कोस पर भाषा चेंज हो जाती है, रीति रिवाज चेंज हो जाते हैं, कस्टम्स बदल जाती हैं। तो इस तरीके से यदि काइंड्स ऑफ कस्टम्स की बात करें तो 3 प्रकार की कस्टम्स होती हैं। लोकल कस्टम, सेकंड कास्ट कस्टम, थर्ड फैमिली कस्टम। स्थानीय प्रथाएं, जाति प्रथाएं, पारिवारिक प्रथाएं, जैसा कि इनके नाम से ही विदित हो रहा है। स्थानीय प्रथाएं किसी लोकल एरिया में प्रचलन में जो प्रथाएं होती हैं, जो नियम होते हैं, उनका पालन सभी लोग करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, उनका पालन सभी लोग करते हैं। कास्ट कस्टम, जो पर्टिकुलर एक कास्ट में ही उसका एनफोर्समेंट रहता है, एक पर्टिकुलर जाति विशेष में ही इन कास्ट कस्टम्स का प्रचलन रहता है। और फैमिली कस्टम कुटुंब या विशेष परिवारों की जो प्रथाएं होती हैं, उन्हें हम फैमिली कस्टम कहते हैं। अब कस्टम से रिलेटेड हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। उस केस का नाम है कलेक्टर ऑफ मदुराई वर्सेज मुट्टू रामलिंगा। दोस्तों ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तैयारी करते हैं, एग्जाम्स में डिफरेंट पीएससी जो एग्जाम लेती हैं, उनमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में डायरेक्ट इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, इस केस को पूछा जाता है कि भाई कलेक्टर ऑफ मदुराई वर्सेज मुट्टू रामलिंगा, प्रीवी काउंसिल के द्वारा डिसाइडेड ये केस है। इस केस में प्रीवी काउंसिल ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जो कस्टम का इंपॉर्टेंस बताती है कि कस्टमरी लॉ या कस्टम कितना इंपॉर्टेंट है। प्रीवी काउंसिल ने कहा, अंडर द हिंदू लीगल सिस्टम ए क्लियर प्रूफ ऑफ यूजेज will outweigh the written text of law। मतलब एक स्पष्ट रूप से प्रमाणित प्रथा विधि के लिखित पाठ से कहीं अधिक प्रभावकारी होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन तो ऐसे बना दिया जाता है और आंसर में पूछ लिया जाता है कि ये किस केस में कहा गया। केस का नाम कलेक्टर ऑफ मदुराई वर्सेज मुट्टू रामलिंगा। तो इस तरीके से प्राइमरी सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ में 4 हमारे जो सोर्स थे, फर्स्ट श्रुति, सेकंड स्मृति, थर्ड डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज एंड फोर्थ सोर्स कस्टम और यूजेज। ये चारों सोर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ हिंदू लॉ की बात करेंगे। हिंदू विधि के द्वितीयक स्रोत में 3 हैं।
इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसेंस। सेकंड, जुडिशियल प्रेसिडेंट। एंड थर्ड सोर्स, लेजिस्लेशन। यदि सेकेंडरी सोर्स ऑफ हिंदू लॉ की बात करें तो फर्स्ट सोर्स है साम्य, न्याय और सद्विवेक। साम्य, न्याय और सद्विवेक। सेकंड, जुडिशियल प्रेसिडेंट, न्यायिक पूर्व निर्णय। एंड थर्ड इज विधायन। दोस्तों, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसेंस का नाम आपने सुना होगा, और सबसे ज्यादा कभी कभी इस पर शॉर्ट नोट भी आता है, लेकिन शॉर्ट नोट आता है लीगल हिस्ट्री में। लीगल हिस्ट्री में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसेंस। दरअसल प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इसे किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जब लेकर के आए ब्रिटिशर्स, तो 1773 में इसे वैलिड तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया, इस डॉक्ट्राइन को, इस प्रिंसिपल को, और 1774 के चार्टर में इसे डाल दिया गया कि भाई इसको बेसिस करते हुए भी ब्रिटिशर्स जजमेंट दे सकते हैं, डिसीजंस दे सकते हैं। देखिए, यदि इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो हमारे पास दो स्मृतिज हैं हिंदू धर्म शास्त्रों में, दो स्मृतिज हैं। एक है बृहस्पति और दूसरी स्मृति है गौतम। चूंकि बहुत सारे नियम, बहुत सारे सिद्धांत हमारे स्मृतिज में, हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारे धर्म सूत्रों में भी हैं, लेकिन हम लोग जो हमें इजी लगता है या जिनका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हुआ, भाई ब्रिटिशर्स ने ये रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया, तो हम सभी लोग यही समझते हैं कि भाई ये तो ब्रिटिशर्स ने रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया था और 1774 में चार्टर में से डाल दिया गया था। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो बृहस्पति स्मृति है और गौतम स्मृति है, इन दोनों में इस तरीके का प्रोविजन था कि जब भी किसी टॉपिक पर, किसी सब्जेक्ट पर लॉ नहीं है, विधि के नियमों का अभाव है, तो ऐसी स्थिति में साम्य, न्याय और सद्विवेक के आधार पर निर्णय दे दिया जाना चाहिए। ये क्लियर बृहस्पति स्मृति और गौतम स्मृति में लिखा हुआ है। और इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी गुरुनाथ वर्सेज कमलाबाई, इस केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जिस टॉपिक पर, जिस सब्जेक्ट पर लॉ का कोई नियम नहीं है, विधि का कोई नियम नहीं है, कानून ही नहीं है, तो उस पर साम्य, न्याय और सद्विवेक के आधार पर निर्णय दे दिया जाना चाहिए। दरअसल ब्रिटिशर्स इसे क्यों लेकर के आए? क्योंकि देखिए, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लॉ, जितने भी जो ये लॉज हैं, इन सभी को ब्रिटिशर्स से लेकर के आए थे। आईपीसी 1860 में आ गई थी, एविडेंस भी, टीपीबी 1872, 1882। उन्हें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रही थी वो हमारे पर्सनल लॉज में हो रही थी। पर्सनल लॉ, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। क्यों? क्योंकि जैसे जब आपने
ब्रिटिश लीगल सिस्टम यदि आपने देखा हो तो शुरू में मेयर कोर्ट थे, फिर उसके बाद चार्टरी कोर्ट आए। तो जब हिंदू लॉ से रिलेटेड उन्हें कोई प्रॉब्लम आती थी, कोई केस आता था, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, एडॉप्शन से रिलेटेड हो, इनसे रिलेटेड कोई केस आता था, तो उनकी समझ में नहीं आता था। क्यों? क्योंकि मेन जितने भी जो हमारा धर्म सूत्र या धर्मशास्त्र या जो वेद वगैरह थे, मिताक्षरा दायवाग, ये सभी की सभी संस्कृत में थे। तो जब हम ही नहीं समझ पाते इन्हें तो अंग्रेज क्या समझेंगे? तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक तरफ पंडित जी को और दूसरी तरफ काजी या मौलवी, जो भी जैसे मुस्लिम लॉ का नॉलेज होता था, उनको अपने साइड में बिठा लेते थे। और जब भी हिंदुओं से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती थी तो पंडित जी आप बताइए, और मुस्लिम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती थी तो मौलवी साहब आप बताइए। लेकिन कभी कभी क्योंकि पंडित जी संस्कृत और इधर अरबी या उर्दू, तो जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज न्यायाधीश थे, उनके यहाँ भी कोई बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन और जजमेंट उन्हें देना ही है। तो ऐसी स्थिति में फिर रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, क्योंकि जजमेंट को बेस भी तो करोगे ना आप, कोई ग्राउंड पर अपने जजमेंट को, जैसे कहते हैं ना रेशो डेसिडेंडी, विनिश्चय आधार, कि आपके विनिश्चय का आधार क्या है। तो उस सेंस में फिर उन्होंने साम्य, इक्विटी के आधार पर, न्याय, आत्मा की आवाज के आधार पर 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट में इसे इंट्रोड्यूस कर दिया। और फिर उन्हें बहुत आसानी हो गई कि किसी भी मैटर में, चाहे वो हिंदुओं से रिलेटेड हो या मुस्लिमों से रिलेटेड हो, वो इस थ्योरी, इस प्रिंसिपल का यूज करते हुए जजमेंट दे दिया करते थे। तो इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसेंस। सेकंड सोर्स जो हमारा है, जुडिशियल प्रेसिडेंट। न्यायिक पूर्व निर्णय। दोस्तों, न्यायिक पूर्व निर्णय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट्स, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा जितने भी जो निर्णय दिए जाते हैं, वो भविष्य में आने वाले मामलों में हम सभी का, चाहे वो एडवोकेट्स हों, स्टूडेंट्स हों, जजेज हों, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, उन सभी का मार्गदर्शन करते हैं। तो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी प्रवृत्ति के होते हैं। और इससे रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 141 मतलब आर्टिकल 141 में लिखा हुआ है कि डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया इंक्लूडिंग ऑल हाई कोर्ट्स। यानी कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय भारत में स्थित सभी न्यायालयों पर, सभी उच्च न्यायालयों पर बाध्यकारी, इसमें उच्च न्यायालय भी शामिल हैं, सभी बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं, मतलब मैंडेटरी नेचर के हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय इन सभी पर बाध्यकारी होता है, वो उसे फॉलो करने के लिए बाध्य होते हैं। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय से बाध्य नहीं होता। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट, न्यायिक, जितने भी जो न्यायालयों के द्वारा निर्णय दिए जाते हैं वो सभी इसमें आते हैं। इससे रिलेटेड 2-3 रूल भी हैं, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसिस, रेशियो डेसिडेंडी। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसिस, निर्णयानुसरण।
ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसिस को क्या बोला जाता है? निर्णय या अनुसरण। अब देखिए आप इसे देखोगे, निर्णय का अनुसरण करने का सिद्धांत। किसके निर्णयों का? माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों का। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं वो सभी पर बाइंडिंग नेचर के होते हैं, लेकिन एक हाई कोर्ट का जजमेंट दूसरे हाई कोर्ट के लिए बाइंडिंग नेचर का नहीं होता, वो परसुएसिव नेचर का होता है। यानी कि एक उच्च न्यायालय के निर्णय को दूसरा उच्च न्यायालय मानने के लिए बाध्य नहीं है। फॉर एग्जांपल इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोई जजमेंट है तो राजस्थान हाई कोर्ट मानने के लिए उसे बाध्य नहीं है, परसुएसिव है, वो चाहे तो मान सकता है, वो चाहे तो नहीं मान सकता। लेकिन जैसे राजस्थान हाई कोर्ट है और राजस्थान हाई कोर्ट के निर्णय को राजस्थान में स्थित जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो मानने के लिए बाध्य हैं। तो यहाँ ये मैंडेटरी नेचर होगी और एक हाई कोर्ट का निर्णय दूसरे हाई कोर्ट के लिए परसुएसिव होगा, यानी अनुनयात्मक, वो उसे फॉलो करे या नहीं करे। दूसरा रेशो डेसिडेंडी, यानी कि विनिश्चय का आधार क्या है। तो उसमें जितने भी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय जो आगे आने वाले मामलों में हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे सभी निर्णय न्यायपूर्ण निर्णय कहलाते हैं। और थर्ड दोस्तों, लेजिस्लेशन, विधायन। चूंकि प्रेजेंट टाइम में लॉ फॉर्मेशन विधानमंडल के द्वारा किया जाता है, विधायी पालिका के द्वारा किया जाता है, तो इस रेफरेंस में यदि हम देखें कि लेजिस्लेचर ने हिंदुओं से रिलेटेड कई एक्ट पास किए हुए हैं। कुछ एक्ट आजादी से पहले के हैं, संविधान लागू हुआ उससे पहले के हैं, और कुछ एक्ट उसके बाद के हैं। जैसे हम बात करें कास्ट डिसेबिलिटीज एंड रिमूवल एक्ट 1850, 1850 में हम जाति निर्योग्यता अधिनियम को लेकर के आ गए थे। 1856 में द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट लेकर के आ गए थे, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। उसके बाद चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 में आ गया था, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929। लेकिन यदि हम प्रेजेंट एक्ट्स की बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हमारे पास है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, बाल विवाह अवरोध अधिनियम, प्रतिषेध अधिनियम 2006 हमारे पास है। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज को लेकर के भी प्रत्येक स्टेट ने एक्ट बना दिया है, जिसमें राजस्थान गवर्नमेंट ने द राजस्थान कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट 2009। तो दोस्तों, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ में हमने प्राइमरी सोर्सेज को डिस्कस किया, सेकेंडरी सोर्स को डिस्कस किया। ये जितना भी जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया है, यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। नमस्कार, जय हिंद।